प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में आगे बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हॉब्स का जो यांत्रिक भौतिकवाद या मानववाद का दर्शन है उसको समझाया था और उसके आधार पर यह बतलाया था कि किस तरह हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, हिंसक, झगड़ालू और एकाकी प्रवृत्ति वाला मानता है। मानव स्वभाव के इन विचारों के आधार पर ही हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना आवश्यक है कि प्राकृतिक अवस्था क्या है। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है राज्य से पहले की अवस्था, यानी जब राज्य नहीं था, राज्य नहीं बना, उससे पहले की जो मनुष्य समाज की अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। राज्य से पूर्व की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। जितने भी समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि, उन सभी ने मनुष्य के स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करने का प्रयास किया है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए ये कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, यानी राज्य से पहले की जो अवस्था थी, वो निरंतर युद्ध की अवस्था थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो था वो स्वार्थी था, हिंसक था, झगड़ालू था, एकाकी था। तो ऐसा जो स्वार्थी और हिंसक मनुष्य था वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ संघर्ष करता था और उस संघर्ष में जो शक्तिशाली होता था वह निर्बल पर अपना शासन स्थापित कर लेता था। तो ये इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था एक निरंतर युद्ध की अवस्था थी और इसमें संघर्ष के 3 कारण थे। वो 3 कारण व्यक्ति की 3 इच्छाओं को मानता है। वो कहता है कि व्यक्ति में 3 स्वाभाविक इच्छाएं हैं। उन स्वाभाविक इच्छाओं के कारण से व्यक्ति दूसरों के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता है। पहली इच्छा व्यक्ति की है वह है शक्ति प्राप्ति की और शक्ति को और बढ़ाने की स्वाभाविक इच्छा। हर मनुष्य में जो मेकियावेली ने भी कहा था कि हर मनुष्य में पावर थ्रस्ट होता है। हर व्यक्ति ये दूसरे के ऊपर शासन करना चाहता है, दूसरों को आदेश देना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और ये जो इच्छा है ये कभी खत्म ना होने वाली इच्छा है। हॉब्स ये मानता है कि ये जो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है ये व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। ये उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता है और उसकी इस इच्छा के बीच में, लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है, क्योंकि हर आदमी पावर चाहता है, हर आदमी शक्ति चाहता है। शक्ति का मतलब दूसरों से अपनी बात मनवा लेने की ताकत चाहता है। दूसरा, चूँकि इस प्राकृतिक अवस्था में इस शक्ति पावर थ्रस्ट से सब लोग एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, इसलिए मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षणभंगुर हो जाता है। और ऐसे में हर मनुष्य दूसरे के साथ दूसरे का शत्रु हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब हर व्यक्ति पावर थ्रस्ट में है, शक्ति की इच्छा कर रहा है और दूसरों के साथ संघर्ष कर रहा है, तब व्यक्ति की एक इच्छा, जो दूसरी इच्छा होती है या दूसरी उसकी नीड होती है, वह होती है सुरक्षा, दूसरों से अपनी सुरक्षा करना। और तीसरी इच्छा व्यक्ति में होती है वह है यश प्राप्त करने की इच्छा, प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा। इन इच्छाओं के कारण से व्यक्ति आपस में संघर्ष करते हैं। हॉब्स ये कहता है कि उस राज्य से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, यद्यपि उसमें प्राकृतिक विधि की अवधारणा यानी प्राकृतिक कानून मौजूद थे। प्राकृतिक अवस्था में वो कहता है कि व्यक्ति आज़ाद था, स्वतंत्र था। ग्रोशियस की तरह हॉब्स भी प्राकृतिक नियमों को ईश्वरीय नियमों के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी नेचर के अपने कुछ नियम थे, नेचर के अपनी कुछ कानून थे। इनमें से 3 कानूनों की बात वो करता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति शांति की खोज में रहता है। शांति इसलिए चाहता है ताकि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। दूसरा, इस शांति की खोज में व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए या अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को खोने के लिए
छोड़ने के लिए तैयार रहता है ताकि शांति हो जाए। मतलब हॉब्स ये कह रहा है कि व्यक्ति निरंतर संघर्ष की अवस्था में तो इसलिए क्योंकि उसको शक्ति चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वह निरंतर युद्ध की अवस्था में रहना नहीं चाहता। अंततः वह शांति प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, स्वार्थ है, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया, वह है अपने अस्तित्व की रक्षा करना, अपनी जान की रक्षा करना, अपने जीवन को बनाए रखना। और उस जीवन को बनाए रखने के लिए वो ये सोचता है कि अगर हम निरंतर युद्ध में या एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो शांति की खोज करना चाहता है, और शांति पाने के लिए वह अपने कुछ अधिकार या अपनी कुछ आज़ादी को छोड़ने के लिए तैयार होता है ताकि शांति प्राप्त हो जाए। और इसी कारण से व्यक्ति आपस में समझौते करके समझौता करता है और समझौता करके राज्य बनाने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति इन समझौतों का आदर करता है। ऑप्स ये कहता है कि व्यक्ति भले ही स्वार्थी प्राणी हो, लेकिन व्यक्ति आपस में किए गए समझौतों का पालन करता है, और वो इस कारण से करता है कि एक तो वह चाहता है कि अपनी इच्छा को पूरी करे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना जरूरी है। अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसे शांति से रहना जरूरी है। शांति से रहना है तो उसे आपस में समझौता करके चलना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति समझौतों का आदर करता है। और दूसरा भय। भय के कारण भी लोग अपने द्वारा किए गए अनुबंधनों का पालन करते हैं। वह भय, वह डर जो होता है वह यह होता है कि अगर उसने अनुबंधनों का पालन नहीं किया तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह हॉब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते, केवल व्यक्ति के पास एक ही अधिकार प्राकृतिक अवस्था में होता है, और वो एक अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास होता है वह होता है आत्मरक्षा का अधिकार, अपने जीवन को बचाने का अधिकार। व्यक्ति में आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वह अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है। हॉब्स की इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वह छोटे बच्चे जब बच्चा होता है और बच्चा जब अपने 5-6 महीने के बाद जब पलटी खाता है बिस्तर के ऊपर, और मान लो वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, और जब वो खिसकना शुरू करता है तो पहले अपने हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि हाथों के द्वारा वो ये देखता है कि कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा। तो उस छोटे से बच्चे में भी आत्मरक्षा की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये व्यक्ति के नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है कि वह आत्मरक्षा करना चाहता है। ग्रोशियस की तरह हॉब्स ने भी ये माना कि आत्मरक्षा या आत्मसंरक्षण व्यक्ति का परम अधिकार है। हॉब्स ये कहता है कि ये आत्मरक्षा की प्रवृत्ति या ये जो व्यक्ति का स्वभाव या ये जो उसका अधिकार है, ये नेचर से उसको मिला है, और यही व्यक्ति का एकमात्र प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है अपनी आत्मरक्षा करना। किंतु हॉब्स ये मानता है कि अधिकार अनुबंध बिना तलवार के शब्द हैं, जिनमें किसी को व्यक्ति को सुरक्षित करने की बिल्कुल शक्ति नहीं होती। अब वो ये कहता है कि ये आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है, अनुबंध करता है, दूसरों के साथ, दूसरे समाज के दूसरे लोगों के साथ समझौता करता है, शांति से रहने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो अनुबंध हैं, ये जो समझौता है, उसके साथ अगर अधिकार या आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए तो वह बिना तलवार के शब्द होंगे, क्योंकि फिर उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। अनुबंध का महत्व तभी है जब उसमें व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने की आज़ादी हो। अब ये अनुबंध का पालन हो और व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी सत्ता हो, कोई ऐसा न्यायाधीश हो जो इस समझौते का पालन करा सके। अब चूँकि सारे व्यक्ति अपने अपने स्वार्थी हैं, इसलिए वह इस समझौते का पालन कर सके, इसके लिए एक ऐसी शक्तिशाली सत्ता चाहिए जो इस समझौते को पूरी तरह मनवा सके। यही कारण है कि हॉब्स शक्तिशाली राज्य का समर्थन करता है। व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए समस्त अधिकार
परम सत्ता को सौंप देता है जो वह वापस नहीं मांग सकता। इसी तर्क के आधार पर उसने इंग्लैंड के गृह युद्ध का विरोध किया कि व्यक्ति जो ने एक बार अधिकार छोड़ देता है, अपने सारे अधिकार केवल एक कारण से परम सत्ता यानी राजा को या शासक को दे देता है, और वह आधार क्या है? अपनी आत्मरक्षा के लिए। वह अपनी सुरक्षा चाहता है और उस सुरक्षा के लिए वह शासन को, या जिसे आप राजा कह लें या जिसे हॉब्स लेवियाथन कहता है, उसको अपने सारे अधिकार सौंप देता है। अब हॉब्स के अनुसार समझौता क्यों हुआ, समझौते के कारण क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि वह ये कहता है आदिम अवस्था में या प्राकृतिक अवस्था में या राज्य से पूर्व की अवस्था में, चूँकि मनुष्य निरंतर युद्ध की अवस्था में है, निरंतर संघर्ष की अवस्था में है, इसलिए अल्टीमेटली वो शांति चाहता है, इस युद्ध की अवस्था से निकलना चाहता है ताकि उसके जीवन के अस्तित्व को वो बनाए रख सके, और इस शांति के लिए वह समझौता करना चाहता है। और समझौता ही नहीं करना चाहता बल्कि उस समझौते के पालन सब लोग करें, इसके लिए वह एक दुर्दमनीय शक्ति यानी एक सर्वसत्ताधारी शासक की आवश्यकता महसूस करता है। अब इसी आवश्यकता के अनुरूप हॉब्स अपने समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब हम देखते हैं कि हॉब्स ने क्या समझौता बताया या क्या समझौता करके व्यक्ति राज्य बनाते हैं। तो वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति समाज के शेष व्यक्तियों के साथ बारी बारी से ये कहते हुए समझौता करता है। इसको आप यूँ समझिए कि मान लें ABCDEFGHIJK और एक्स तक सारा समाज है, ए से एक्स तक सारे लोग एक समाज के लोग हैं, तो पहले ए आएगा, वह बाकी लोगों के साथ समझौता करेगा, फिर बी आएगा, वो बाकी लोगों के साथ समझौता करेगा, फिर सी आएगा, बाकी लोगों के साथ समझौते करेगा। इस प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के शेष लोगों के साथ बारी बारी से यह कहते हुए समझौता करता है। क्या कहते हुए समझौता करता है? यह लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद हो जानी चाहिए। वो ये कहता है कि हर व्यक्ति समाज के शेष लोगों के साथ ये कहते हुए समझौता करता है बारी बारी से कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम सब भी अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को सौंप दोगे और उसके सारे कार्य उसी तरह अधिकृत करोगे। यानी हर व्यक्ति बारी बारी से आकर ये कहते हुए समझौता कर रहा है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार। देखिए, हर व्यक्ति का अपने ऊपर शासन करने का उसका निजी अधिकार होता है। यानी अपने ऊपर शासन करने से क्या अर्थ है? ये निर्णय करना कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, किससे बात करूं, किससे कैसे संबंध रखूं, ये यानी हम अपने बारे में निर्णय करने के लिए क्या होते हैं? आज़ाद हैं। इसी को कहते हैं हम अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार। लेकिन हॉब्स कह रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है समझौते में कि व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने का यानी अपने बारे में निर्णय लेने के जो अपना अधिकार है वो इस व्यक्ति कोई तीसरा व्यक्ति है या व्यक्ति समुदाय है उसको सौंप देता है, इस शर्त पर कि बाकी के सारे लोगों को कहता है कि तुम सब भी यानी बाकी जो तुम लोग हो तुम सब भी अपने ऊपर शासन करने का तुम्हारा जो अपना अधिकार है वो इस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को सौंप दोगे और उसके सारे कार्य उसी तरह अधिकृत करोगे। ये इस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय कोई, जैसे आप ये मान लीजिए कि आप सब समाज हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैं आपसे ये कहते हुए समझौता कर रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति, ये कोई थर्ड आदमी है, मेरे और आपके बीच में समझौता हो रहा है, किसी तीसरे आदमी को हम करें कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को अपने अधिकार सौंप देता हूँ। वो तीसरा कौन है? वो राजा है, वो राज्य है, वह सरकार है ना। यानी मैं ये कहते हुए समझौता कर रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस राजा को या इस शासक को या इस सरकार को या कुछ लोगों की सरकार है तो उसको सौंप रहा हूँ अपना शासन करने का अधिकार, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम सब भी अपने ऊपर शासन करने का जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बारे में निर्णय करने का तुम्हारा अपना जो अधिकार है वो इस व्यक्ति को यानी इस राजा को या इस समुदाय को सौंप दोगे, इस शासक को सौंप दोगे
और वो जो भी निर्णय करेगा उसको, जैसे मैं उसके निर्णयों को अधिकृत कर रहा हूँ, उसके कार्य को अधिकृत कर रहा हूँ, यानी अथॉरिटी दे रहा हूँ, उसी तरह तुम भी उसको सत्ता सौंप दोगे, अथॉरिटी दोगे। इस तरीके से राज्य का निर्माण होता है, स्टेट का निर्माण होता है। ये जो तीसरा व्यक्ति है, व्यक्ति समुदाय जिसको हम सत्ता सौंप रहे हैं, उसको उसने लेवियाथन कहा। ये लेवियाथन ही राजा है, ये लेवियाथन ही राजा है, यही राज्य है, यही स्टेट है। तो इस तरह से हॉब्स के समझौते को अगर आप बड़े गहराई से समझें तो आप देखेंगे ये समझौते का प्रभाव क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि समझौता आपके और हमारे बीच में हो रहा है, व्यक्तियों के बीच में आपस में हो रहा है, और व्यक्तियों के बीच में आपस में समझौते से लेवियाथन या राजा या शासक या सरकार, कुछ भी कह लें आप उसको, उसका निर्माण हो रहा है। यानी ये जो सरकार है या लेवियाथन है या जो राजा है, वह खुद समझौते का हिस्सा नहीं है। वह समझौता नहीं कर रहा, समझौता आप और हम कर रहे हैं, तो व्यक्ति आपस में कर रहे हैं। तो जो शासक है, जो लेवियाथन है, वह समझौते का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह समझौते का उत्पाद है, वह समझौते के कारण उत्पन्न हुआ है। तो सत्ता या जो शासक वर्ग है वह समझौते, हॉब्स के समझौते में समझौते का भाग नहीं है, उसका उत्पाद है। अब चूंकि वो समझौते का भाग नहीं है, इसलिए वो समझौते से बंधा हुआ भी नहीं है। समझौते से बंधा हुआ नहीं है अर्थात वो निरंकुश है, वह उस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य आप और हम हैं समझौते से बांधने के लिए। यानी हम कहें ना कि जैसे एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, पार्टी नहीं है, वो पार्टी आप और हम हैं। तो कोई विवाद होगा तो वह आप और हम हमारे बीच में होगा, क्योंकि समझौता हमारे बीच में होगा। वो जो लेवियाथन बन रहा है या जो शासक बन रहा है, वह इस समझौते के कारण बन रहा है, वह उसका पार्ट नहीं है, वह उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए वो समझौते से बंधा हुआ नहीं है। और चूंकि वो समझौते से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वह निरंकुश है। इस तरह से यह समझौता एक निरंकुश और अविभाज्य, असीमित और अखंड और अस्थायी सत्ता का निर्माण करता है। क्योंकि वह समझौते से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वह निरंकुश होगा, वह अविभाजित होगा। हॉब्स के एक ही व्यक्ति लेवियाथन को ही सारी सत्ता सौंपता जो है अविभाजित होगी, असीमित, उसमें कोई सीमा उसको बांध नहीं सकती, कानून की सीमा उसको बांध नहीं सकती, और अखंड और अस्थायी सत्ता का वह निर्माण करता है। इस प्रकार हॉब्स का ये जो लेवियाथन है वह एक मृत्य ईश्वर है, यानी एक मनुष्य के रूप में ईश्वर है। जिस तरह से ईश्वर को हम सर्व सर्वा मानते हैं, उस तरह से वह एक मृत्य व्यक्ति जिसको लेवियाथन कह रहा है, उसको ईश्वर के समरूप बना देता है। हॉब्स सत्ता के 3 रूप बतलाता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, किंतु वह इन तीनों में सबसे ज़्यादा समर्थन शक्तिशाली राजतंत्र का करता है। उसका ये जो लेवियाथन है या जो राजा है, वह उन नागरिक कानूनों के अधीन नहीं होता जिनका कि वह स्रोत होता है, वह खुद कानूनों से बंधा हुआ नहीं होता। इस प्रकार उसका लेवियाथन एक निरंकुश राजा होता है। अब इस समझौते की आलोचना क्या की गई? प्राकृतिक व्यक्ति जो है वह मृत्यु भय से समझौता करता है हॉब्स के अनुसार, किंतु हॉब्स समझौते से लेवियाथन का हत्या भय ला देता है। यानी इस बात को यूँ समझिए कि जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति समझौता क्यों करता है, क्योंकि वो कहता है कि हर व्यक्ति वही शक्ति चाहता है, शक्ति चाहता है, इसलिए हर व्यक्ति जब शक्ति चाहेगा तो आपस में लड़ाइयाँ होगी, संघर्ष होगा। अब उस संघर्ष में उसको ये भय होता है कि भाई एक दिन ऐसे सब लड़ेंगे तो एक दिन हम सबका जीवन खत्म हो जाएगा। तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो क्या चाहता है? जीवन, मृत्यु का भय। इस मृत्यु भय के कारण से वह शांति चाहता है और शांति के लिए वो समझौता करता है। लेकिन आलोचक ये कह रहे हैं कि अब जो समझौता होता है और उस समझौते से जो लेवियाथन या जो शासक बनता है उसको हॉब्स निरंकुश बना देता है, सारी ताकत उसको सौंप देता है, चूँकि अब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है तो वो हत्या भी कर सकता है किसी की।
तो इस तरह से आलोचक कहते हैं कि वो एक मृत्यु भय से तो निकालता है समझौते से व्यक्ति को, लेकिन दूसरी तरफ लेवियाथन के रूप में वह हत्या का भय खड़ा कर देता है। दूसरा, इसमें राजनीतिक समुदाय या जो लेवियाथन है वह समझौते का हिस्सा नहीं है, जैसा मैंने कहा, और चूंकि वह समझौते का हिस्सा नहीं है इसलिए वो निरंकुश है। हॉब्स के जो समकालीन थे उन्होंने लेवियाथन को पोप की भाषणबाजी मानते हुए उसकी आलोचना की है। व्हाइट हॉल ऐसा कहता है। क्लेरेंडन ने लेवियाथन की बहुत आलोचना की, हॉब्स के समझो की इस किताब की बहुत आलोचना की। उसने कहा कि उसमें सारे उत्सृंखल सिद्धांत हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र को स्थापित कर देते हैं, इसलिए क्लेरेंडन ने ही लेवियाथन की प्रतियों को जलाया था। स्पिनोजा और वॉन ने हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि प्राकृतिक अवस्था का मानव दानव था, जैसे वो कहता है कि वो स्वार्थी था, हिंसक था, तो फिर वह समझौते के लिए तैयार कैसे हुआ? तो फिर अचानक उसमें शांति प्राप्त करने की धुन कहाँ से आ गई? वॉन लिखता है कि एक हबशी अपना रंग नहीं बदल सकता, इसी प्रकार एक रक्त का प्यासा व्यक्ति, जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, एक शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। यानी एक तरफ तो हॉब्स अपने पुस्तक के आरंभ में हॉब्स ने मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए उसको स्वार्थी कहा है, हिंसक कहा है, झगड़ालू कहा है, जंगली जानवर जैसा कहा है। तो फिर वो ये कहता है कि जब वो जंगली जानवर है तो फिर वो एकदम शांति प्रिय कैसा हो जाता है, समझौता करने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। लोक ने कहा है कि क्या प्राकृतिक व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ी और जंगली बिल्लियों की शरारतों से तो बचने की फिक्र करते थे, लेकिन उस अवस्था से संतुष्ट थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे जब शेर उन्हें निगलने जा रहा हो। यानी उन्होंने कहा कि भाई आदमी जंगली अवस्था में आपस में लोमड़ी और बिल्लियों की तरह लड़ता था, तो वो उस लड़ाई से बचने के लिए समझौता करता है ना। लेकिन अब वो उस समझौता करके क्या करता है, लेवियाथन रूपी शेर जब उनको निगलने आ रहा है, जो जो जिसके हाथ में सारी ताकत दे देना चाहता है हॉब्स, एक ऐसा निरंकुश शासक जो शेर की तरह सबको निगल जाएगा, वो जब निर्मित हो रहा हो, तब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? यानी वह लेवियाथन से भी सुरक्षित नहीं है, उससे भी उसको मृत्यु का डर है। मूच ने लिखा है कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आधार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं। मूच कहते हैं कि अगर व्यक्ति को आज़ाद होना है, विकास करना है, तो उसको स्वतंत्र होना होगा, और स्वतंत्र विकास करने के लिए वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन उन अधिकारों के लिए अगर लेवियाथन जैसा एक पुलिसमैन जिसके हाथ में हमेशा डंडा लिया हुआ है, ऐसा राज्य अगर बन जाता है, तो वह हमेशा एक अनिवार्य बुराई के रूप में रहेगा। और जब आपके सामने कोई डंडा लेकर के हमेशा खड़ा हुआ है, तो आप भय के कारण से फिर विकास नहीं कर सकते, आज़ादी को महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हॉब्स के इन समझौता सिद्धांत की आलोचना हुई है। कल हम हॉब्स के दूसरे जो राजनीतिक सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।